प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोध जो होता है इनका संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। जैसे किसी परिपथ में यदि हमारे पास में प्रतिरोध दे देता है, अब बहुत सारे प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए अगर दे देगा तो किस किस क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। तो प्रतिरोध को जोड़ने का जो क्रम होता है वो 3 टाइप के हमारे पास में क्रम चलते हैं साहब। वो पहला क्रम हमारे पास में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसे हम लोग सीरीज कहते हैं। और दूसरा जो होता है हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन होता है, इसे पैरेलल कहा जाता है। और तीसरा जो होता है मिश्रित क्रम संयोजन होता है। मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये क्रम आप लोगों को अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप लोग 12th एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास में चलता है ये एक्चुअली में बच्चों हमारे पास में क्या होते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम लोग पहले यहाँ से देख करके चलेंगे। तो आज की क्लास जो हमारे पास में है वो प्रतिरोधों के संयोजन पर है, मतलब प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। चलिए अब बच्चों अगर यहाँ से देखेंगे कि प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं तो हम लोग यहां से देखेंगे कि प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है। ध्यान से देख करके चलना। अगर मैंने कहा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मतलब आप लोग ये समझना कि परिपथ में कोई उपकरण लगा हुआ है। जैसे मैंने कह दिया अगर मुझे कहीं पर बल्ब जोड़ना है तो बल्ब में प्रतिरोध नहीं होता है क्या? सर होता है, बल्ब के अंदर भी प्रतिरोध होता है। किसी एक वस्तु के अंदर जो प्रतिरोध उपस्थित होता है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो बल्ब मतलब प्रतिरोध का मतलब कोई वस्तुएं किस क्रम में जोड़ी जा सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को किस क्रम में जोड़ सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ये कि बहुत सारे जब बल्ब लग जाते हैं, मेला वगैरह जहाँ पर लगता है तो ये 2 क्रम चलता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक क्या होता है समांतर क्रम संयोजन होता है। मेला की जो लाइट लगती है वो किस क्रम में लाइटें लगी होती हैं, हमारे घरों में जो लाइटें लगती हैं वो किस क्रम में लाइट लगी होती है हमारे घर के अंदर। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सारी चीज़ें समझ कर चलेंगे। तो बच्चों पहला अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि पहला साहब हमारे पास में क्या आने वाला है, तो बच्चों यहाँ से देख करके चलना कि साहब आज की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ से देख करके चल रहे हैं कि सर ये हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब बच्चों अगर आप लोग देख करके चलोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। बच्चों जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास में होगा ये किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम। मतलब श्रेणी क्रम, श्रेणी के मतलब एक लाइन में जब सभी चीज़ें लगी होती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया हम 3 लोग हैं, हमने कहा 3 बच्चे हैं, एक लड़का यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा। बच्चों एक लड़का यहाँ से क्या होगा, ये होगा, एक लड़का यहाँ से क्या होगा, ये होगा। इन 3 के तीनों बालकों को हमने कह दिया कि तुम लोग आपस में फ़ोटो खिंचाओ। तो बताओ जब तीनों बालकों को मैंने कहा कि तुम लोग आपस में फ़ोटो खिंचाओ, ये लड़का होगा, ये लड़का अपना हाथ ऐसे ले लिया और ये वाला हाथ ऐसे होगा। एक लड़के के कम से कम कितने हाथ होंगे, सर एक लड़के के कम से कम 2 हाथ होते हैं, ठीक है। एक लड़के के कम से कम कितने हाथ है, 2 है। इस लड़के का ये वाला पहला हाथ होगा, ये वाला क्या होगा, दूसरा होगा। इस लड़के का ये पहला हाथ होगा, ये क्या होगा, दूसरा हाथ होता है। इस लड़के का ये पहला हाथ होता है, ये दूसरा हाथ होता है। कहते हैं सर इसमें कोई नई बात थोड़ी है, आपने तो हमको ये पहले ही बता दिया कि 3 लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा ये क्या होगा, पहला हाथ होगा, ये क्या होगा, दूसरा होगा। लड़कों को मैंने श्रेणी क्रम में जुड़वाना है। पहला लड़का अपने दूसरे हाथ से दूसरे लड़के के पहले हाथ को यदि पकड़ लेता है तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, कैसी बॉन्डिंग है, सर श्रेणी क्रम में ये जुड़े हैं। ये दोनों लड़के किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला लड़का अपने दूसरे हाथ से दूसरे लड़के के पहले हाथ को पकड़ लेगा, दूसरा लड़का अपने दूसरे हाथ से तीसरे लड़के के पहले हाथ को क्या करेगा, पकड़ लेगा। इसी क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। कहते हैं सर ये तो बहुत आसान है, पहला लड़का अपने दूसरे हाथ से दूसरे लड़के के पहले हाथ को पकड़ लिया है, हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा लड़का अपने दूसरे हाथ से तीसरे लड़के के पहले हाथ को क्या किया है, पकड़ लिया है। एक लड़का अगर मैं यहीं पर और कहीं पर खड़ा कर दूंगा, ये पहला हाथ होगा, ये दूसरा होगा, तो कह रहा है कि तीसरा लड़का अपने दूसरे हाथ से चौथे लड़के के पहले हाथ को क्या करेगा, पकड़ लेगा। ये जो संयोजन होगा ये कैसा होगा साहब, ये श्रेणी क्रम संयोजन होते हैं। हमने कहा बच्चा बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, आपको याद हो गया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, किसे कहते हैं।
ध्यान से समझना, श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों इस श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत सारी चीज़ें इसमें आसानी पूर्वक हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी भी होती चली जाएंगी, इसमें हमको दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार के संयोजन में 3 प्रतिरोध दिए होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा प्रतिरोध दिया होगा। सर ये हमारे पास में क्या होगा, पहला प्रतिरोध होगा। ध्यान से देख करके चलना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे लिए पहला होगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये पहला प्रतिरोध होगा और बच्चों यहीं से हमारे पास में क्या होगा, ये दूसरा प्रतिरोध होगा, ये दूसरा होगा। और बच्चों ये वाला हमारे पास में क्या होगा, तीसरा प्रतिरोध यहाँ से होता है, ये तीसरा होगा। अब आप हमको ध्यान से दिखाओ, ये प्रतिरोध पहला है तो साहब इसे R1 कहेंगे, ये प्रतिरोध दूसरा है तो इसे हम लोग R2 कहेंगे, ये प्रतिरोध तीसरा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, R3 कहा जाता है। इस क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल के धनात्मक वाले सिरे से, अंतिम वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल के ऋणात्मक वाले सिरे से जोड़ देते हैं। अब यह जो संयोजन होगा, कैसा संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ये बच्चों जो हमारे पास में लगा है यहाँ से, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर ये हमारे पास में सेल होता है। सेल की बड़ी वाली लाइन क्या होती है, प्लस, और छोटी वाली लाइन बच्चों क्या होती है, माइनस में होती है। एक सेल से जो धारा निकलती है वो धारा किधर से किधर निकलती है, सर प्लस से माइनस की ओर धारा निकलती है। यहाँ पर जो धारा जा रही है वो प्लस से माइनस की ओर धारा जा रही है, ठीक है। तो हमने कहा इधर से इधर की ओर यहाँ से धारा निकली। चलो एक बात तो हमको ये भी समझ में आ गया कि सर ये प्लस से माइनस की ओर इसमें ये धारा निकल करके जा रही है। अब अगर हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे कि जब मैंने इसमें सेल लगाया तो एक लाइन यहाँ से धारा निकली, इधर गई, इस वाले सेल के अंदर बही। इस सेल के अंदर अगर एक नहर है, एक नहर से पानी मैं छोड़ रहा हूँ, अब पनिया एक ही नारी में बहते हुए जा रहा है। यही नहर के अंदर रामू नहा रहे हैं, श्यामू नहा रहे हैं, सुरेश नहा रहे हैं। एक कई नहर में जब तीनों लोग नहा रहे हैं तो यही वाला पनिया तो तीनों लोग का छुई के जाएगा। इनको कौन सा पानी छुएगा, सर इसमें जो धारा बहेगी, जो धारा इसमें बह रही है वही धारा इसमें भी बहेगी और वही धारा इसमें भी बहेगी। इसका मतलब तीनों प्रतिरोध के अंदर जो धारा चल रही है वो कौन सी धारा चल रही है, सर तीनों प्रतिरोध के अंदर धारा I चल रही है। क्योंकि धारा I वाली नहर में कौन सी धारा चल रही है, I धारा चल रही है। बच्चों I वाली नहर में कौन सी धारा चल रही है, I धारा चल रही है, ठीक है। I वाले प्रतिरोध में जब I धारा चल रही है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से इस वाले प्रतिरोध का विभव कितना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ से धारा निकल के गई, पहले इसमें हिट करेगा तो इसका विभव V1 होगा, फिर इसको हिट करेगा, इसका विभव V2 होगा, बाद में इसमें हिट करेगा तो इसका विभव कितना होगा, V3 होता है। 3 प्रतिरोध लिया, तीनों अलग अलग प्रतिरोध हैं तो इसे मैंने R1 कहा, इसे R2 कहा, इसे मैं क्या बोलूँगा, R3 बोलूँगा। तीनों में जब एक ही धारा चल रही है तो हम लोग बोलेंगे सब में समान धारा चल रही है, तो सब में I धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन विभव सबका क्या होगा, समान होता है। अब बच्चों आप लोग यहाँ से एक ये बताओ, इसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो बच्चों यहाँ से हम लोग ये जानते हैं ना, यहाँ से बच्चों हम लोग ये कह देंगे कि जानते हैं। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलेंगे, जानते हैं। V बराबर बच्चों क्या होता है, I इंटू क्या होगा, R। इतना आप लोग नहीं जानते हो क्या, करेंगे सर जानते हैं, ये तो ओम का नियम होता है। हमने कहा उसी प्रकार से इस वाले प्रतिरोध का विभव कितना होगा, तो कह रहे हैं कि सर V1 बराबर I इंटू क्या होता है, R1 होगा। ध्यान से देखो, इस वाले का V1 बराबर I धारा प्रवाहित हो रही है R1 प्रतिरोध में, और दूसरे का कितना होता है, V2 बराबर कितना होगा, धारा तो I ही चल रही है लेकिन प्रतिरोध कितना होगा, R2 होता है। इसे बोला समीकरण 1, इसे बोला हमने समीकरण 2। इस वाले में बताओ कितना विभव है, सर V3 बराबर यहाँ से I इंटू कितना होता है, R3। समीकरण कितना होगा, 1 होगा।
अब तीनों समीकरण को मिलाने पर, अब बताओ जब तीनों समीकरण को एक करेंगे तो बड़ा V निकलेगा। V बराबर यहाँ पर क्या होगा V1, यहाँ से प्लस क्या होगा V2 और प्लस यहाँ से कितना होगा V3 होता है। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिलाने पर जो बड़ा वोल्ट बनेगा, वोल्ट को मिलाने पर जो बड़ा वोल्ट बनेगा वो होगा। अब बताओ यहाँ से अगर मैं V बराबर निकाल करके चलूँगा बच्चों तो यहाँ से क्या होगा, V1 के स्थान पर क्या लिख के चलेंगे, I इंटू बच्चों क्या होगा R1 प्लस यहाँ से कितना होगा हमारे पास में V2 बराबर कितना होगा, यहाँ से I इंटू यहाँ से कितना होता है R2 और यहाँ से V3 बराबर निकालेंगे तो I इंटू कितना होता है R3 होगा। अब इसमें से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ से सर अगर V आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से I आ जाएगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा R1 बचा प्लस यहाँ से R2 बचा और प्लस यहाँ से क्या बचा R3 बच रहा है। ध्यान से समझना। अब इसको मैं इसके नीचे ला करके छोड़ दूंगा तो बच्चों यहाँ से अगर आप लोग देख करके चलोगे तो V अपान I बराबर कितना होगा, यहाँ से R1 होगा प्लस R2 होगा और प्लस यहाँ से क्या होगा R3। इस वाले समीकरण से ध्यान से देखना, अगर I को मैं नीचे कर दूंगा तो V अपान I बराबर कितना मिलेगा, R मिलेगा। कह रहे हैं कि जहाँ पर तुमको V अपान I मिलेगा वहाँ पर तुम क्या रख देना R। हमने कहा सर मिल गया, V अपान I हमको मिल गया। कह रहे हैं कि बच्चा अब तुम रख दो, यहाँ से क्या रख दोगे, तो कह रहे हैं कि यहाँ से जो तुम रखोगे इस पर R रख दो। बड़ा R बराबर R1 प्लस क्या होगा R2 होगा प्लस क्या होगा R3 होता है। तो बच्चों अगर कभी भी आपके सामने ये किसका फार्मूला हमारे पास में बन करके आ रहा है तो बच्चों ये वाला श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान से देख करके चलना, ये किसका फार्मूला निकल करके सामने आ रहा है, ये श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला निकल करके सामने आया कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को एक साथ मिला करके जोड़ दिया जाता है। समझ में आया ना, एक लाइन में सभी प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये इस फार्मूले का क्या होता है, डेरिवेशन होगा। अच्छा, इस श्रेणी क्रम में हमने कहा कि ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर मैंने बल्ब जलाया, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बल्ब जलाया, इतना समझ में आया कि नहीं, अगर मैं इस तार को यहाँ से कट कर दूँ तो क्या तीनों में करंट जाएगा, नहीं करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में सप्लाई क्या हुई है, मैंने बीच में सप्लाई काट दी, अब इस तार में करंट जाने वाला नहीं है। इसको इतना नोट करो और इस टॉपिक को अच्छे से मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि अब क्या होगा। ध्यान से समझना, इसको इतना नोट कर लो, तीनों को अब मैं अच्छे से बताऊंगा। मैंने तुमको 3 बल्ब दे दिया, ध्यान से समझना बच्चों, मैंने तुमको कितना बल्ब दे दिया साहब, मैंने आपको 3 इसमें बल्ब दे दिया हूँ। एक मैंने जो यहाँ से तुमको बल्ब दिया है, ये ध्यान से देखो, इसके स्थान पर मैंने तुमको 1 बल्ब दे दिया। ये ध्यान से देखो, ये 1 बल्ब होगा, इसमें 1 तार निकला है साहब। ये इसमें मैंने दूसरा बल्ब तुमको दे दिया, इसमें 2 तार निकला है, इसमें मैंने ये दे दिया, ये वाला इसमें बल्ब है। ध्यान से देख के चलो, अब मैंने इस सब को एक साथ मैंने यहाँ से जोड़ दिया, एक सेल के द्वारा मैंने यहाँ से जोड़ दिया है। अब बताओ, तो हमने कहा इधर से धारा निकल करके यहाँ से आ रही है, अगर बीच में एक बल्ब का मैं कनेक्शन काट दूँ तो क्या ये दोनों बल्ब जलेंगे? कह रहे हैं कि सर अगर इस वाले बल्ब का कनेक्शन काट देंगे, जब इस वाले बल्ब में धारा नहीं चल रही है तो इस वाले बल्ब के अंदर भी धारा नहीं चलेगी। हाँ, इस वाले बल्ब के भी अंदर धारा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि बीच में कनेक्शन क्या हुआ है, कट गया है। अगर इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, यहाँ से काट दूंगा तो भी तीनों बल्ब क्या होंगे, बुझ जाएंगे, क्योंकि इस करंट को बंद परिपथ चाहिए पूरा इधर से इधर तक दौड़ने के लिए, और ये परिपथ बीच में कट गया, खुल गया। जब कट गया तो परिपथ बंद नहीं है, इसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ, मैं अगर यहाँ पर काट दूंगा, यहाँ पर मैं काट दूंगा तो भी तीनों बल्ब नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों बल्ब टच नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आ रहा है, बीचों में ही रुक जाएगा। जब तक बराबर दौड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन तब तक बल्ब जलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आया, रुक गया, यहाँ से निकल के आया, रुक गया। इलेक्ट्रॉन चल नहीं पा रहा है तो परिपथ में धारा नहीं चलेगी। हमेशा ही अपने दिमाग पर रखना, जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी धारा बहेगी, जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो धारा का प्रवाह क्या होता है, बंद। अभी आपके घर से इलेक्ट्रॉन लगातार निकल के खंभे में जा रहे हैं। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन आपके घर में आ रहे हैं, नहीं, आपके घर से निकल के इलेक्ट्रॉन खंभे में जा रहा है जब लाइट आती है। तो इसलिए अर्थिंग जमीन के अंदर दिया जाता है, तो जमीन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जमीन के अंदर करंट जाता नहीं है, जमीन से अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। ठीक है,
तो हमने कहा कि एक भी बल्ब इसमें से नहीं जलेगा। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरे के पूरे बल्ब जलना क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ध्यान से समझना। हमने कहा कि ये वाला 2 ओम का, इतना समझ में आया कि नहीं? एक बल्ब फ्यूज होगा श्रेणी क्रम में तो सभी बल्ब जलना क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जब तीनों चीज़ें सही होंगी, तीनों बल्ब फ्यूज नहीं होगा, नया बल्ब होगा, मेंटेन बल्ब होगा, तभी इसमें करंट चलेगा। अगर एक भी बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा तो पूरे बल्ब इसमें जलने वाले नहीं हैं। तो श्रेणी क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितने भी उपकरण इसमें लगे हैं सब उपकरण एकदम बेहतरीन हो, चलता हो, कोई उपकरण इसमें ख़राब नहीं होना चाहिए। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहें सर ठीक है, चलिए इतनी बातें तो हमको यहाँ से समझ में आ गई हैं। अब एक बात आपको और समझ में आएगा। कह रहे हैं कि सर क्या, इसी प्रकार इस वाले प्रतिरोध में देखो यही चीज़ तो ये भी है। हमने कहा कि यहाँ पर मैंने काट दिया तो परिपथ में धारा बहेगी। सर परिपथ में धारा नहीं बहेगी चूँकि परिपथ खुल गया है, और खुले परिपथ में धारा नहीं चलती है। खुले परिपथ में बच्चों लाइट नहीं चलती है। खुला परिपथ होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित तब होगी जब परिपथ बंद होगा। तो खुला परिपथ है तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब परिपथ को देखो मैं यहाँ से बंद कर दिया, अब जा करके धारा का प्रवाह होगा। मैं यहाँ पे काटूं तो तीनों में का करंट जाएगा, सर नहीं जाएगा। चलो इसको यहाँ पे जोड़ दो, तीनों में करंट गया, सर करंट जाने लगा। मैं यहाँ से काट दिया, यहाँ तक करंट आ रहा है, लेकिन इसमें भी करंट चेक करोगे तो 0 बताएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुक गया है, यहाँ से गया यहाँ पर रुक गया तो पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होना क्या हो गया, बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट नहीं चलेगा। तो तीनों तार आपस में जुड़े होने चाहिए। यहाँ पे काट दोगे ना तो भी परिपथ खुल गया। ध्यान से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, यहाँ पर खुल गया परिपथ, इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाएगा, इसमें करंट नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसमें करंट नहीं चलने वाला है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में इस बात का ध्यान रहे, श्रेणी क्रम संयोजन सक्सेस तभी होता है जब तीनों उपकरण साथ दिए रहे हों। इसीलिए घर की जो दीपावली पे आप लोग झालर लगाते हो, वो जो झालर होती है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अगर वो झालर का एक बल्ब का तार टूट जाता है ना, झालर का एक बल्ब का तार अगर टूट गया ना तो पूरी झलरिया जलना ही बंद हो जाती है। अब उसको हेरना बहुत तकलीफ होता है। तो वो झालर जो होती है श्रेणी क्रम में झालर लगी होती है। करेंगे सर ऐसी झालर क्यों बनाते हैं, फिर उसे समांतर क्रम में बनाना चाहिए। हमने कहा ध्यान से देखना, समांतर क्रम में अगर झालर बना ले सब बल्ब धाएँ धाएँ उड़ जाए, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा एक्टिवेट उत्पन्न किया जाता है, इसलिए उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। हमने कहा कि इसका जो प्रतिरोध है 2 ओम का मैं मान लेता हूँ। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ये अब समझते हैं। श्रेणी क्रम में एक में अगर धारा नहीं चलेगी तो किसी में धारा नहीं चलेगा। श्रेणी क्रम में सभी परिपथ में धारा बराबर चलनी चाहिए। अब देखो, अब ठीक है, क्यों जोड़ते हैं इसको रीज़न देखो। अगर ये 2 ओम का प्रतिरोध होगा, ये वाला भी 2 ओम का प्रतिरोध होगा, ये वाला भी 3 ओम का प्रतिरोध होगा, तो कहेंगे परिपथ का टोटल प्रतिरोध बताओ कितना है। तो R बराबर फार्मूला कितना होता है, R1 प्लस क्या होगा R2 प्लस क्या होता है R3। R बराबर बच्चों यहाँ से निकला, पहला वाला कितना होगा, यहाँ से 2 प्लस दूसरा कितना होगा सर 2, और तीसरा कितना होगा सर 3, 3 4 7 होता है। तो इसका जो टोटल प्रतिरोध निकल के आया वो कितना ओम निकल के आया। प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है, 7 ओम होता है। तो श्रेणी क्रम में तभी किसी उपकरण को जोड़ा जाता है जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है और उसको तुमको कहीं शंका है कि बल्ब उड़ सकता है, बल्ब जल सकता है, ये परिपथ खराब हो सकता है, तो वहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ दो, करंट की औकात समझ में आ जाती है। इसलिए बिजली मैन इतने हल्के हल्के बल्ब लगाए रहते हैं, इतने हल्के हल्के बल्ब लगाए रहते हैं कि अगर उस पर 240 वोल्ट का अगर करंट जाएगा ना तो समझ लो कि वो बल्ब धाई से उड़ जाएगा। इसीलिए जो झालर होती है उसका प्रतिरोध इतना ज़्यादा हाई कर दिया जाता है लगा करके कि वो आसानी से 240 वोल्ट की करंट को झेल लेती है। अब बहनों भैया चले जाएंगे छत पर झालर लगाने के लिए। अब पता चला बहनियाँ बेचारी टॉर्च लेकर के खड़ी है, अब भाई उसका लेकर के झालर जोड़ रहा है। अब पता चला ओमा से एक आध बल्ब खराब है, एक आध बल्ब खराब है तो पूरी झालर नहीं जलेगी। तो कभी भी झालर पूरी नहीं खराब होती है, झालर में एक आध 2 बल्ब खराब होता है, जिसकी वजह से पूरी झालर बस जलना क्या होती है, बंद हो जाती है। इतना समझ में आया। तो दीपावली में अब कभी भी दीपावली आएगी तो ये सोच करके बैठ जाना कि दीपावली में जो झालर इस्तेमाल की जाएगी ना वो प्रतिरोध का बहुत ज़्यादा मान होता है उसका, और वो जा कर के
श्रेणी क्रम में जुड़ी है। तो श्रेणी क्रम में जब किसी का प्रतिरोध बढ़ाना होता है तब उस उपकरण को हम लोग किस में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई ना? चलिए अभी एक बात हम लोग और देखते हैं। ये तो हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होता है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब सभी प्रतिरोधों का योग, सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो मान आता है, जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा तीनों का मान उससे भी ज़्यादा आता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ जाता है जोड़ने पर। इसलिए किसी भी घर में लगे हुए सभी उपकरण श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जाते हैं। नॉर्मली झालर को छोड़ दें तो घर में कोई भी उपकरण श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा होता, नहीं तो प्रतिरोध इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि घर में लाइटियाँ जलवे नहीं करेगी, बहुत कम लाइट घर में जलेगी। अभी जो आपके घर में बल्ब लगा है इतना तेज चमक रहा है, अगर उसी को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो वो इतनी तेज़ी से नहीं जलेगा, बहुत स्लो बल्ब जलेगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? हाई हो जाता है। इसका कंक्लूज़न एक निकला कि ये क्यों जोड़ा जाता है। हमने कहा कि ये बच्चों जोड़ा ये इसलिए जाता है ताकि ये प्रतिरोध के मान को क्या कर सके? बढ़ा सके। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? ये है श्रेणी क्रम संयोजन। इतना बच्चों याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। तो ये बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं समझाइए। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रकार के प्रतिरोधों को एक लाइन में जोड़ा जाता है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ये इसका पहला सिरा होगा, ये दूसरा होगा, इसका ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, इसका ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रकार के प्रतिरोध को एक लाइन में जोड़ देते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तथा अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा सेल के धनात्मक सिरे से तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चों यही है हमारी फिजिक्स, आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं ये काम आती रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो झालर वाली बात मत भूलना। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और आज हम लोग समझते हैं कि सर पैरेलल हमारे पास में कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको